silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. एंड इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर. काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट विल टेक इट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. मैं आपको पहले इन ब्रीफ बता देती हूँ द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर, ताकि सेम सेशन में आगे आगे बढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहती है. एक इंडेक्स है बेसिकली, जब भी आप कोई भी बुक खोलते हो पहले देखते हो ना इंडेक्स. सिमिलरली अच्छा, पहला जो नाम आपको दिख रहा है कुछ नया सा दिख रहा होगा, और यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा कि इट इज़ इन न्यूज़, या ये किससे एसोसिएटेड है, या ये क्या है, या ये कहाँ का फेमस है. तो बेसिकली मार्शल आर्ट है जिसका नाम है वज्र मुष्टि कलगा. क्यों है, मतलब बेसिकली कहाँ का है, किस लिए फेमस है, कब होता है, ये सारी बात हम करेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन इम्पॉर्टेंट है. इस डिक्लेरेशन में क्या बात हो रही है, क्या है ये डिक्लेरेशन. रिवर डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट. सो ये डिस्कस करेंगे. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और ये वैसे ओवरऑल डिक्लेरेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सीसीआई के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो. ये दो आर्टिकल्स हैं. एक है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 तीनों से लिंक होता है. जीएस पेपर 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक होता है. मतलब हम यहाँ पर, मैं पहले आपको टैग बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो. एक हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी. जीएस पेपर 2 में आप पॉपुलेशन से लिंक कर सकते हो, और आप इसको ह्यूमन रिसोर्स से लिंक कर सकते हो, राइट. एंड देन जीएस पेपर 3 में आप इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी लिंक कर सकते हो. इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए बेसिकली अबाउट इट, इसके हाइलाइट्स और ओईसीडी के बारे में जान लेना. मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए माइग्रेशन के बारे में. इंटर रिलेशनशिप ऑफ माइग्रेशन का जो है विद ओईसीडी कंट्रीज है ना, तो वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो विल टेक इट अप. जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी. फिर उसके बाद एक और आर्टिकल है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023. प्रीलिम्स में ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, क्या इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए. फाइंडिंग्स तो आई वुड से मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. इस रिपोर्ट ने फाइंडिंग्स बताई हैं. इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो मेजर ड्राइवर है ऑफ बेसिकली ऑफ इंक्रीजिंग डिजास्टर रिस्क वो, और यहाँ पर सॉल्यूशंस की भी बात है. सब कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये पूरा, राइट. जीएस पेपर 2 से भी आप लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 3 से भी. डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, उससे भी लिंक हो सकता है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनीवे इंपॉर्टेंट है ही सही. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. शुरू करते हैं. फिर सेशंस अच्छे लगते हैं तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ओके, सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. पहला बेसिक सवाल, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 की जो ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न के ऊपर, ये किसने रिलीज करी. इट इज़ रिलीज बाय ओईसीडी. इस आर्टिकल के एंड में मैं आपको ओईसीडी के बारे में स्ट्रेट फैक्ट्स बता दूंगी. ओईसीडी की फुल फॉर्म अभी के लिए जान लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो इट इज़ रिलीज्ड बाय, सिंपल सी बात है, कौन रिलीज करता है.
अच्छा, अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसके क्या हाइलाइट्स हैं। 2021-2022 में more people from India they moved to OECD countries. OECD countries basically, देखो मैं आपको इनिशियली बताऊं तो देर आर फ्यू मेंबर्स इन OECD. सारे मेंबर्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. कुछ 38 मेंबर कंट्रीज़ है. US है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सी हैं. तो ये कुल मिला के OECD कंट्रीज़ हैं. हाँ, तो अब रिपोर्ट क्या कह रही है. रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ माइग्रेशन हो चुका है टू OECD कंट्रीज. चाइना को भी सरपास कर चुके हैं. मतलब अगर मैं बात करूं तो इन दोनों सालों में 2021-22 के अंदर अबाउट यू सी 0.41 मिलियन न्यू माइग्रेंट्स वर देयर. चाइना के 0.23 मिलियन न्यू माइग्रेंट्स वर देयर. मतलब आप लगा लो 4,10,000 के आसपास नए इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो वेंट टू दीज कंट्रीज, और चाइना के 2,30,000 के आसपास न्यू माइग्रेंट्स हैं. अब बढ़ता कंसर्न क्या है, ये रिपोर्ट किस पे लाइट डाल रही है. कंसर्न अबाउट पीपल हैविंग टू लीव देयर होम्स. आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. So this report is showing the concern about people who are leaving their homes because of climate related problems. मतलब rising sea level की वजह से, extreme weather की वजह से लोग migrate कर रहे हैं. लेकिन very few OECD countries हैं जिनके पास explicit policies हैं, very clear आप बोलो rules हैं to address this issue, to help these peoples. Colombia has started talking about the new law, a bill in April 2023, जिसका एम यही है कि अगर climate displaced individuals आते हैं तो how to support them, how to recognize them. एक उसकी broad definition, right, of how these people are and how they will include them by helping them with like housing, healthcare, education, keeping a record of who they are. तो Colombia has started about talking about it and having their new law. आगे आर्टिकल कहता है, अगर मैं रिकॉर्ड देखूं ऑफ रिफ्यूजी इनफ्लोज एंड वर्कर माइग्रेशन, OECD रीजन में देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. देखो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसकी वजह से भी मोर देन 10 मिलियन पीपल बिकेम रिफ्यूजीज. उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था. और बहुत से लोगों को वो दूसरी कंट्रीज में काम के लिए भी जाते हैं. मैनी केम फ्रॉम इंडिया, उज्बेकिस्तान, टर्की, एंड दे बिकम मेजर सोर्स ऑफ वर्कर्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, स्पेशली जब ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइट. जब बात आती है कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं तो टॉप 4 कंट्रीज कौन सी हैं? US, UK, जर्मनी और स्पेन. ठीक है. सो ये कंट्रीज देखती हैं बहुत बिग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग देयर. मतलब बिटवीन 21% टू 35% इंक्रीज आपको देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. कनाडा की बात करूँ तो वो 5th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, कनाडा, राइट. सिमिलरली US भी आप देखो तो वहाँ पर भी US अलोन हैड 1.05 मिलियन न्यू माइग्रेंट्स जो वहाँ पर कमिंग टू स्टे परमानेंटली, राइट. फिर एक होती है परमानेंट टाइप माइग्रेशन. ये आपके मेंस में काम आएंगी सारी फाइंडिंग्स, राइट. 2022 में अगर देखें तो बहुत से रीजंस हैं लोग क्यों जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, और कुछ परमानेंटली जा रहे हैं. मेन कैटेगरीज फैमिली माइग्रेशन. मतलब वो नहीं बदला है, वो लाइक 40% ऑफ द पीपल हु मूव इस तरीके से, मतलब वो जा रहे हैं, दे आर मूविंग विद देयर फैमिली मेंबर्स इन अदर कंट्री. हाँ, एक कैटेगरी लेबर माइग्रेशन भी है, ये तो सबको पता ही है. व्हेन पीपल मूव टू वर्क इन अदर कंट्री, वो भी बढ़ रहा है, राइट. सो these all are the things. Or on the other hand, there's a type of migration that is free movement migration also. तो free movement migration is between like groups of countries like EU हो गया, EFTA या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, right? So that is the scenario. तो overall ये सारी बेसिकली स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी करंटली कहाँ पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है आपसे. और रही बात OECD की, इसके बारे में भी सुन लो.
OECD, इट स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मेड अप ऑफ लाइक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है. एंड अगर पूछा कौन से साल में बनी थी, 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड, बेस्ड इन पेरिस, फ्रांस. इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 38 मेंबर कंट्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया मेंबर है? नहीं, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, बट इंडिया एक की इकोनॉमिक पार्टनर है. मतलब यू कैन से कि इंडिया कोलैबोरेट करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक मैटर्स, राइट. तो ये कुछ बातें हैं जो फैक्ट्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको याद में रखने हैं. फिर चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर. ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स. क्या है ये डिक्लेरेशन? लेट्स टॉक अबाउट इट. In a groundbreaking development, 11 Asian and South American countries recently signed a global declaration, the Global Declaration for River Dolphins, aimed at preserving the world's 6 remaining river dolphin species. तो ये डिक्लेरेशन क्या है? सिंपल सी बात है, ये डिक्लेरेशन है इट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड की जो 6 रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करने की बात है. तो पहले तो हम इस डिक्लेरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, फिर हम रिवर डॉल्फिन्स के बारे में भी बात कर लेंगे. अब ये डिक्लेरेशन क्या कहती है? ये डिक्लेरेशन 14 नेशंस को गाइड करने के लिए डिज़ाइन हुई है, जो 14 नेशंस रिवर डॉल्फिन्स, मतलब आप बोल सकते हो इनहैबिट करते हैं, या दिस कंट्रीज आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू कंजर्व देयर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स. तो डिक्लेरेशन का एम क्या है? टू स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ ऑल द रिवर डॉल्फिन स्पीशीज. ये टर्म इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट डाल सकती है. ऑल, ओनली, मस्ट, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए. ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो तिगड़म एक स्टेटमेंट डलेगी और कहीं ना कहीं आप गलत कर जाओगे. तो जब भी स्टेटमेंट पढ़ो ये टर्म जरूर देख लेना, राइट. एंड द डिक्लेरेशन एम्स टू स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ ऑल द रिवर डॉल्फिन स्पीशीज, स्पेशली वर्किंग ऑन, एंड किस पे काम करना है? ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल वंस. सो दीज कंट्रीज आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द रिवर डॉल्फिन स्पीशीज. अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, कैम्बोडिया. तो ये आपको पता होना चाहिए. दे हैव एग्रीड कि लाइक यू विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर वेयर डॉल्फिन्स लीव, you will set up protected areas, you will address this problem of overfishing, you will involve indigenous communities from these regions. ये आपका ये जो लाइनों में इतने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए ना, ये आप एज अ वे फॉरवर्ड, एज अ सॉल्यूशन भी कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो. यही है चीज़ों को पिक करने की बात, राइट. विद टाइम आ जाता है, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये 4-5 पॉइंट्स लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, ये मेरे काम आएंगे. कहीं पर भी ऐड कर देना फिर इसको चाहे. अच्छा, थोड़ा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. तो रिवर डॉल्फिन्स आर एनी ऑफ 6 स्पीशीज ऑफ स्मॉल यूजुअली फ्रेश वाटर एक्वाटिक मैमल्स दैट आर रिलेटेड टू व्हेल्स. सबको ही पता है ये तो. रिवर डॉल्फिन्स आर लाइक एक्वाटिक मैमल्स दैट लिव इन रिवर्स एंड आर रिलेटेड टू व्हेल्स. 6 डिफरेंट स्पीशीज है रिवर डॉल्फिन्स की. 6 की 6 पता होनी चाहिए, मतलब एक बार नाम पता होना चाहिए, आई वुड सजेस्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द 7th रिवर डॉल्फिन स्पीशीज, द चाइनीज रिवर डॉल्फिन, वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 2007, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए, बाई जी नेम है. इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको साउथ सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ अमेरिका एंड कोस्टल वाटर ऑफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट. फीचर्स तो वेरी सिंपल, दे हैव लाइक स्लेंडर बीक, सबको पता ही है, विद लॉट्स ऑफ टीथ, स्मॉल आईज, फ्लेक्सिबल नेक. तो नो रॉकेट साइंस इन इट. 6 सर्वाइविंग स्पीशीज, 7 तो एक्सटेंट हो गई थी 2007 में, चाइना वाली. अभी कौन कौन सी बची है? अमेजन, इंडस, गंगेज, इरावदी एंड अदर 2 दैट इज टुकोशी एंड यांगसी. सो दीज ऑल आर द रिमेनिंग वंस. अब जितनी भी ये 6 स्पीशीज बची हैं, दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN लिस्ट. लार्जेस्ट इज Amazon रिवर डॉल्फिन. ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी हैं ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर.
अगर यूपीएससी स्टेटमेंट डाल दे तो ये भी आपको पता होना चाहिए. दीज रिवर डॉल्फिन्स आर वेरी वाइटल बिकॉज इट टेल अस कि अबाउट द हेल्थ ऑफ द रिवर्स. व्हेन यू सी हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन तो ये एक साइन है कि रिवर इकोसिस्टम इज डूइंग वेल. तो ये एक तरीके की इंडिकेटर भी है ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ रिवर सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए. अगला आर्टिकल बात कर रहा है सीसीआई, मैंने बताया था. हम इसकी भी बात करेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की. सो रिसेंटली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द prestigious 18-member steering committee of International Competition Network, ICN. ICN के बारे में भी पढ़ेंगे और CCI के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट. तो न्यूज़ ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे हैव जॉइंड दिस स्पेशल ग्रुप दैट इज ICN. इट इज मेड अप ऑफ 140 कंपटीशन एजेंसीज, राइट, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ये ग्रुप 2001 में क्रिएट हुआ था. ये इसके फैक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो. 2001 में इट वॉज एस्टैब्लिश. क्या करता है, क्या पर्पस है, वो सब अभी बताऊंगी. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. सो it is a way for these agencies to talk to each other and to work together on issues that are related to competition, that are related to antitrust matters. Competition Commission of India क्या करती है, वही. So ICN has a steering committee. Steering committee is the ICN's apex body, मतलब it's like the top decision making body, and CCI is now the part of this committee. This committee is made up of 18 members. ठीक है. सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन फॉर CCI ऑल्सो. इसका मतलब ये है कि अब उनका मतलब इट मीन्स दैट दे विल हैव अ से इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड डिस्कशंस दैट आर रिलेटेड टू कंपटीशन पॉलिसी ऑन ग्लोबल लेवल, राइट. तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं स्टीयरिंग कमेटी की बात करूँ आपके साथ, तो ये भी आप जान लो. स्टीयरिंग कमेटी जो है ऑफ ICN, मतलब दे हैव अ चेयरपर्सन, चेयर, लीडर, कुछ भी बोल लो, who is chosen from among the representatives of this committee during ICN annual conference in odd numbered years. ICN is unique. क्यों? क्योंकि ये it is the only international organization जो entirely focus करती है on enforcing competition law exclusively. Its member come from competition authorities in different countries, national level पे भी. जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक डेडिकेटेड बिल्डिंग होती है, एक हेडक्वार्टर होता है, सेंट्रल हेडक्वार्टर जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं. इसका नहीं है, ये थोड़ा अलग है. इंस्टेड इट वर्क्स, इसका जो काम है इट वर्क्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय इट्स मेंबर एजेंसीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और रही बात CCI की, देखो कभी कभी टॉपिक ऐसे लगते हैं कि मैम बोरिंग हो रहा है, बट ना अब हर चीज़ हम बोले हमें आउट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट की हो, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता. हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सारी चीज़ें कवर करनी ही है, राइट. मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चों को लगेगा, किसी के लिए बहुत इंटरेस्ट का होगा, किसी के लिए नहीं होगा. अब है नहीं है मैटर ही नहीं करता, अपने को एग्ज़ाम निकालना है, राइट. एज सिंपल एज दैट. मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जितना सिंपल लेमन टर्म्स में बताऊँ, बट हो जाता है कभी कभी कि आर्टिकल ऐसा है कि अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं. सिंपल फैक्ट्स हैं, थोड़ा समझने की बात है. ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ज़्यादा वैसा तो होगा नहीं कि जिसमें मिर्च मसाला हो, है ना. सो CCI की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन March 2009 अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. CCI का गोल है टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी दैट विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द प्रोड्यूसर्स, मेक द मार्केट्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है, it works to ensure that all the businesses have a fair chance to compete and it wants to make market work in a way जो consumer को benefit करे. CCI is a quasi judicial body, 1 chairperson and 6 additional members, right. So आपको पता होना चाहिए जितने भी members हैं CCI के, they are appointed by central government, very important. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ये भी मालूम होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं. अच्छा, अगली एक रिपोर्ट है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट ने क्या कुछ कहा है
वो देख लेते हैं क्या फाइंडिंग्स हैं इसकी. सो इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट. The UN Interconnected Disaster Risk Report is an annual science-based report released by United Nations University Institute for Environment and Human Security. पहली बार 2021 में पब्लिश्ड हुई. अब ये रिपोर्ट कह रही है कि भैया देखो 3 चीज़ें हैं. किस तरीके से डिजास्टर्स और ये जो रिस्क हैं इन द वर्ल्ड ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं and they are linked to human activities, interconnected. दूसरी बात, it talks about this concept of tipping points. Now what does that mean? मतलब ऐसे लगा लो, these are the moments when natural and human systems can no longer handle the risk. अब वो बात होती है ना कि there is a high chance of कि really bad consequences happening, ऐसा होगा, होने वाला है, there are high chances. तो ये सिचुएशन बात यहाँ तक पहुँच चुकी है. और ये रिपोर्ट शो कर रहा है दैट इट मे सीम लाइक स्टेबल सिस्टम्स, बट द रिपोर्ट शोज दैट व्हाट मे सीम लाइक स्टेबल सिस्टम कैन स्लोली गेट वर्स जब तक वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके बाद द रिजल्ट विल बी सीवियर, कैटास्ट्रॉफिक. सो ये रिपोर्ट एक तरीके की वार्निंग बेल है कि भैया जाग जाओ जो अभी भी सोए हुए हैं, है ना. इफ वी डोंट टेक एक्शन नाउ वी कुड रीच पॉइंट्स वेयर थिंग्स विल गो रियली रॉन्ग. इट्स अ रिमाइंडर दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ डिजास्टर्स आर लिंक्ड, हाउ आर एक्शंस कैन मेक थिंग्स बेटर और वर्स, कुछ भी हो सकता है. अब ये रिपोर्ट की जो 6 टिपिंग पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. ये कहीं पर भी आप आगे भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में, जीएस पेपर 3 में. मैं आपको इसके बारे में तो हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी ही सही. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, स्पीशीज का एक्सटेंशन, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, स्पेस डेब्रीज, हीट अनबियरेबल, अनइंश्योरेबल फ्यूचर और इंटरकनेक्टेडनेस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो पता ही है, अर्थ का मतलब ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट इज स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ. अब इट्स क्रूशियल फॉर ओवर 2 बिलियन पीपल, मोस्टली फार्मिंग के लिए भी यूज होता है. हाउएवर in 21 major aquifers around the world, मतलब आप ऐसा लगा लो कि हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं देन नेचुरली रीफिलिंग इट. सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो दे हैव यूज्ड अप टू 80% ऑफ देयर एक्विफर, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करोगे तो फूड शॉर्टेज होगा, फिर एग्रीकल्चर में दिक्कत होगी, राइट. आप इंडो गैंगटिक बेसिन देख लो इंडिया का, इट हैज़ ऑलरेडी यूज्ड अप. आप इतना उसको मतलब यूज अप हो रहा है, टू मच ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, एंड बाय 2025 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है दे वॉन्ट हैव एनफ वाटर फॉर फार्मिंग. ये बात आ चुकी है. देन यू हैव एक्सिलरेटिंग स्पीशीज एक्सटेंशन. ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी क्या है? चेंजिंग द वे वी यूज लैंड, ओवर हार्वेस्टिंग द रिसोर्सेज. इससे क्या हो रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स आर डिसअपियरिंग मच फास्टर. एक्सटेंशन रेट्स आर 100 ऑफ टाइम हायर देन जो नेचुरली होना चाहिए. और जब स्पीशीज एक्सटेंड करती हैं उसका डोमिनो इफेक्ट है, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा, एंड दिस इज वेरी बैड फॉर द नेचर सिस्टम. माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, अभी देख लो बाढ़ आ जाना, है ना. सो बिटवीन 2000 से 2019 तक, 19 मतलब ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहा है ये 19 साल, ग्लेशियर्स लॉस्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ आइस एवरी ईयर. अगर हमने नहीं किया सो वी कुड लॉस अबाउट हाफ ऑफ ऑल द ग्लेशियर्स बाय 2100. ये भी एक बात है. फिर उसके बाद स्पेस डेब्रीज. स्पेस डेब्रीज क्या है? सैटेलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर प्रिडिक्टिंग द वेदर, फॉर कम्युनिकेटिंग, फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी. बट अब आप क्या हो रहा है, बट देर आर सो मेनी सैटेलाइट्स इन द स्पेस, नाउ दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद स्पेस डेब्रीज. बाकी देखो जितनी भी ऑब्जेक्ट स्पेस में है 25% आर ओनली वर्किंग सैटेलाइट्स, बाकी नॉन फंक्शनल स्पेस जंक है, राइट. अनट्रैकेबल डेब्रीज हैं कुछ, तो दैट कुड क्रैश इनटू द ऑपरेशनल सैटेलाइट्स आल्सो, और ये डेंजरस है, ये सिचुएशन डेंजरस है इन स्पेस. देन यू हैव अनबियरेबल हीट. इतना मतलब आप सोचो, ह्यूमिडिटी है, एयर पैक्ड वाटर पार्टिकल्स है,
आपकी बॉडी स्वेट करती है। हमने ना चर्चा के विषय में बहुत टाइम पहले गर्मियों में आर्टिकल्स कवर किए थे कि एक इवेंट हुआ था मुंबई के पास जहाँ पर कुछ लोगों की जान भी चली गई थी बस उस इवेंट में, गर्मी की वजह से। क्या होता है, आपकी बॉडी स्वेट करती है, पसीना आता है, वो इवेपोरेट करता है, फिर आपकी बॉडी कूल फील करती है। लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर अभी राइज हो रहा है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि एयर पैक्ड हो चुकी है। अब क्या है, ह्यूमिडिटी अपने लेवल पे आ गई है। अब क्या है, आपकी बॉडी स्वेट करेगी, वो इवेपोरेट नहीं होगा। वो इवेपोरेट नहीं होगा तो वहाँ पर हीट स्ट्रोक जैसे इवेंट आप देख सकते हो, फिर ब्रेन डैमेज, ऑर्गन फेलियर। एंड इन इंडिया ड्यूरिंग 2023 हीट वेव इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एज वेल। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। Are you getting my point? So these all are the things that we need to understand. Interconnectedness, uninsurable future. Interconnectedness मैंने बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड हैं। ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होना, एक्सट्रीम वेदर, एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, डिजास्टर रिस्क जो हो रहा है इसके मेजर ड्राइवर्स क्या हैं, कैसे इंक्रीज हो रहा है? एक तो अर्बनाइजेशन, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो डायरेक्टली। मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बता रही हूँ, यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर आंसर राइटिंग। एक तो अर्बनाइजेशन, दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेट नहीं है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स इतने हों कि विदस्टैंड करे डिजास्टर्स को, पुअर लैंड यूज प्लानिंग, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, वो नहीं होने चाहिए, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज, दीज आर द थिंग्स। और फिर ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट ने भी कोई सोल्यूशंस दिए होंगे, ये रिपोर्ट ने सोल्यूशंस दिए हैं। ये रिपोर्ट कहती है अडॉप्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल राइट इट डाउन हियर। हाँ, सो ये रिपोर्ट कहती है, देखो, अवॉइड डिले, किसी भी तरीके का डिले अब मत करो, राइट? स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हो, अवॉइड डिले, अडॉप्ट, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू अडॉप्ट, है ना? ट्रांसफॉर्म, चेंजेस, actions are about making significant changes in the way we do things. Coastal zoning policies जो हैं, they are one such example. Deciding where, how things can be built along the coast, right? Mangroves जो barriers की तरह act करते हैं, sea level rise जब होता है तो we need to rethink कि किस तरीके से coastal areas को protect करें, manage करें. So these all are the points, right? Now the last article of today's lecture, that is your वज्र मुश्ती कलगा, मार्शल आर्ट फॉर्म है। इट हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट, सिर्फ दशहरा के टाइम पे इट टेक्स प्लेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक यूनिक इंडियन मार्शल आर्ट है जिसमें लाइक हैंड टू हैंड टेक्निक्स होती हैं, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, राइट? तो वज्र मुश्ती लिटरली मीन्स थंडर बोल्ट फिस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, यू कैन सी हेयर द टर्म दैट इज दिस knuckle duster. This weapon is made from animal horns and it is worn on the knuckles of the fighter. तो मेन गोल मार्शल आर्ट का ये है, टू न्यूट्रलाइज, टू सबड्यू द ओपोनेंट एंड काउंटर देयर वेपन इफ दे हैव वन। तो यहाँ पर ये बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ रेसलिंग है एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर रेसलिंग। तो यहाँ पे जो टू फाइटर्स होते हैं, दे आर नोन एज जेटीज। They try to hit each other's head using this knuckle duster. A small metal weapon है that is worn on the knuckles. गोल ये है to make the opponent bleed from the head. अगर मतलब यहाँ पर देखा, रेफरी ने नोटिस किया कि the first drop of the blood, वहीं पर विनर डिक्लेयर हो जाता है। So fighters do their best to make it happen. And this form of wrestling was very popular during the time of Vijayanagar rulers, जो 14 से 17 सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।